नमस्कार। डीडी बिहार के लाइव कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे में हमने आज सरोकार का विषय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर ही रखा है। उनकी 21वीं जयंती पर क्या उनके विचारों से किस तरह से देश प्रेरणा ले रहा है, किस तरह से उनके विचारों को आत्मसात करने की ज़रूरत है, इन तमाम पहलुओं पर आज के सरोकार में चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हम अपने विशेषज्ञ अतिथियों का परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरी ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर विद्यार्थी विकास। डॉक्टर विद्यार्थी विकास सहायक प्रोफेसर हैं अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनकी ठीक बगल में मौजूद हैं श्रीकांत प्रसाद जी। श्रीकांत प्रसाद जी अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में। आप दोनों का स्वागत इस चर्चा में। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयत्न किए। उन्होंने संविधान में भी कई मूलभूत तत्वों को जोड़ा जिससे कि जो हाशिए पर रह रहे लोग थे वो मुख्य धारा में आ सकें। आज के वर्तमान परिवेश में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं, इसे हम इस चर्चा में जानेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर विद्यार्थी विकास जी से जानना चाहेंगे। डॉक्टर विद्यार्थी विकास जी, जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर की बात होती है तो उनका जो शुरुआती जीवन रहा है वो कई प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ था। तो क्या लगता है कि उनकी जो चुनौतियाँ थी, जो उन्होंने शुरुआती जीवन में जो चुनौतियाँ उन्हें मिली, क्या लगता है कि उनके जो विचार हैं, उनके वैचारिक सोच पर उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा? निस्संदेह बचपन से ही उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन को झेला। और जब वह स्कूल जाते थे तो उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। कई तरह से लोग परेशान भी करते थे। उन्हें कमरे में, क्लासरूम में सबसे पीछे बैठाया जाता था। यही नहीं, जब वह अमेरिका से वापस आते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और अकाउंटेंट के पद पर होते हैं, उसके बावजूद उन्हें जो है पानी नहीं दिया जाता था ठीक से। चपरासी के द्वारा जो फाइल दिया जाता था वो फेक कर दिया जाता था। और उन्होंने इस प्रकार पूरे जीवन में उन्होंने संघर्ष किया। यह भी देखा कि उनके आसपास के जो लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। वहाँ पे एक टैंक था पेंडोल में, तो वहाँ पे पानी जो है तालाब से नहीं पीने दिया जाता था। इन सभी बातों का उनके मन पे बहुत गहरा असर हुआ। और बाद में जब आपने देखा कि संविधान बना तो संविधान में उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो हज़ारों वर्षों से जो पिछड़े दलित और शूद्र जो कई तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, उनकी एक रेमेडी उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा संविधान में बहुत ठीक ढंग से रखी, वो मुख्य धारा में आ सके। जी, ताकि वो मुख्य धारा में आ सकें। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया कि जिस तरह से आपने बताया कि भाई उन्हें वहाँ भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद, वो क्या बदलाव था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब आते हैं वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ नौकरी पे उन्हें बुला लिया जाता है बीच में ही। और जब उन्हें बुलाया जाता है तो वह एक तरह से जो है पार्टी का भी निर्माण करते हैं उसके बाद। और अकाउंटेंट के पद पे जब वहाँ जाते हैं तो वो जब डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं तो वह धीरे धीरे जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बनाते हैं। और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अधिकार है वह मिलना चाहिए और जो सामाजिक अधिकार है वह भी जो है पिछड़े दलितों और शूद्रों को मिलना चाहिए इस देश में। तो जो हाशिए पर रह रहे लोग थे उन्हें राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार दोनों मिलने चाहिए, ये सोच थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इसे उन्होंने लागू भी किया, लागू भी करवाया। जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूलभूत तत्वों को जोड़ा गया। किस तरह से मूलभूत तत्वों को जोड़ा गया ये जानते हैं श्रीकांत प्रसाद जी से। श्रीकांत प्रसाद जी, बाबा साहब की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान की अवधारणा में कौन कौन से मूलभूत स्तंभ जो हैं वो उसको जोड़ा था उन्होंने? जी, जैसा कि मेरे मित्र ने पूर्व में चर्चा किया कि जो लोग सबसे अंतिम धारा में बह रहे थे समाज के, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जब उनको संविधान सभा का प्रारूप तैयार समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो अपने जीवन के जितने भी अनुभव थे उसको उन्होंने समाहित करने का कोशिश किया। उन्होंने समाहित इस लेवल से किया कि जो लोग जिनको समाज ने किनारे करके रखा है, जिनको समाज ने अपने से दूर करके रखा है, उसके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण के तहत वो उन्होंने कहा कि इनको हर लेवल से आरक्षण दिया जाए, नौकरी में भी दिया जाए, पदोन्नति में भी दिया जाए, स्कूल में भी दिया जाए, कॉलेज में भी दिया जाए, ताकि ये समाज के मुख्य धारा में आ सकें और अपना जीवन बाकी लोगों की तरह आसानी से
अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो संविधान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में उन्होंने सीटों को आरक्षित कर दिया। इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे लोगों से वाद विवाद में पड़े, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो वंचित लोग थे, जो हिंदू होते हुए भी उस समाज से उनको वो लाभ नहीं मिल रहा था, जैसा कि पूर्व में मेरे मित्र ने कहा, वो लाभ दिलाने के लिए उन्होंने वो आरक्षण जोड़ करके उनको मुख्य धारा में लाने का पूरा कोशिश किया। चलिए, तो जो आरक्षण की पहल है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की कि जो हाशिए पे लोग रह रहे थे उन्हें कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, इसका प्रावधान संविधान में किया गया। विद्यार्थी जी, जैसा अभी बात हुई कि भाई जो प्रावधान किया गया कि जो हाशिए पे रह रहे लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, कितना बदलाव इससे आप देखते हैं? देश की बात करें, हाँ, देश के सामाजिक परिवेश की बात करें और राजनीतिक परिवेश दोनों की बात करें तो जी, सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए। उनका एक और विचार था कि आर्थिक बदलाव भी होने चाहिए। वो काफी अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, पूरी दुनिया उन्हें मानती थी। यही नहीं, हम उनकी ख्याति का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी मूर्ति आज भी आदम कद जो मूर्ति है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा, क्वासन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर मेमोरियल लंदन, टोरंटो, यूनाइटेड नेशन में दुनिया भर के जो विश्वविद्यालय हैं, प्रमुख विश्वविद्यालय वहाँ पे लगी हुई दुनिया के कई देशों में, 50 देशों में, 50 यूनिवर्सिटी में उनकी आदम कद मूर्ति लगी हुई है। और आपने जो सवाल किया उसमें कि क्या बदलाव हुए आरक्षण को लेकर के, हम यह देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो 1942 में एक घटना उन्होंने देखा, एक आंकड़ा इकट्ठा किया और उसमें देखा कि उन्होंने 1037 ICS पहले होते थे, पहले अब IS होते हैं, आज़ादी के पहले ICS होते थे। तो जो इंडियन जो सिविल सर्विसेज था उसमें 1047 लोगों में से केवल एक जो है अंत्यज या दलित उसमें चुन करके आए थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है पिछड़ापन है, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक तौर से। और जब आप उसके आगे बढ़ते हैं तो 1980 का अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि क्लास 1 ऑफिसर्स में डेटा कहता है कि 5% ही जो है SC ST OBC जो बैकवर्ड क्लासेस हैं भारत के, वो क्लास 1 नौकरियां में थे। जब 2019 का जब डेटा देखते हैं 55 मंत्रालयों का, तो ये जो है आंकड़ा जो 5% पे था वो बढ़ करके लगभग 20 से 25% बड़ा बदलाव दिखता है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का प्रभाव पूरे समाज पे अच्छा पड़ा है। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो धीरे धीरे मुख्य धारा में अब आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। चलिए, तो आरक्षण की जो प्रणाली थी वो इसलिए थी कि जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, जो वंचित समुदाय के लोग थे, वो मुख्य धारा में आ सके। इसका प्रावधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया और जैसा कि अभी इस चर्चा में भी सामने आया कि और इसका एक बड़ा प्रभाव भी हुआ है, आर्थिक रूप से एक प्रभाव हुआ है, सामाजिक रूप से इसका प्रभाव हुआ है और जो हाशिए पर लोग रह रहे थे वो मुख्य धारा में आगे आए हैं। अगर हम कानून की बात अगर हम करते हैं श्रीकांत जी, तो आज के युवा जो हैं, जो कानून के छात्र हैं, वो क्या अंबेडकर के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पा रहे हैं और कितनी समझने की ज़रूरत है उन्हें, जो कानून के छात्र हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, कानून के हर छात्र को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को प्रारूप देने के पहले उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था जी। और उस अध्ययन के बाद वे कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि इस देश के सारे लोगों को विकास केवल एक वर्ग के होने से विकास नहीं होगा। इस देश में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, सब जब तक समाज के मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये इनका मेन थीम था संविधान बनाने का। तो नए जितने युवा आ रहे हैं जो कानून के विद्यार्थी हैं और उनको भविष्य में कानून से संबंधित आगे अपना कोई काम करना है, तो ये उनको जानना होगा कि हमारे संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है। और संविधान की आत्मा वहाँ निवास करती है कि इस देश का वह अंतिम व्यक्ति जो इस संविधान से वंचित है, संवैधानिक अधिकार से वंचित है, उसको अगर वो अधिकार मिल गया तो समझिए कि हमारा देश में संपूर्ण संविधान लागू है और वह आखिरी व्यक्ति भी खुश है।
ये अंबेडकर कहते भी थे कि भाई जो अंतिम आदमी है उस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। ये बाबा साहब के विचार थे कि भैया जो देश का सबसे गरीब आदमी है, सबसे कमज़ोर आदमी है, उस तक संविधान की रोशनी पहुंचे, उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, ये अंबेडकर का कहना था। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज की भारत की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर विद्यार्थी, तो क्या लगता है कि आज के भारत में बाबा साहब के विचार कितने प्रासंगिक नज़र आते हैं आपको? आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि वो उस समय प्रासंगिक है। क्योंकि आप अगर देखें तो पिछले दिनों का अखबार उठा करके देखा जाए, आज भी जो है जाति भेदभाव, अस्पृश्यता का भाव समाज में है, तो ये कहीं ना कहीं छुआछूत का भाव दूर होना चाहिए। दूसरा आप देखें, उनकी जो चिंता थी वो श्रमिकों को लेकर के भी थी। वो श्रमिक नेता के रूप में नहीं विख्यात हुए, एक जो कहीं दलित नेता के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि उन्होंने पाया, लेकिन उन्होंने लेबर रिफॉर्म से बहुत अधिक काम किया। उन्होंने जो है वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया। हिंदू कोड बिल वो लेकर के आए थे, और जिसमें आज़ादी के पहले एक जो हिंदू लोग थे उनका भी एक जो पुरुष है उन्हें एक से कई ज़्यादा पत्नी रखने का अधिकार था। लेकिन जब हिंदू कोड बिल आया तो आपने देखा कि वह ऐसा, ये सारी जो कुरीतियाँ थी वो ख़त्म हुई, लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार मिला। और दूसरे तरफ जब देखते हैं लेबर को लेकर के, तो श्रमिकों के जो कार्य घंटे थे वह लगभग प्रतिदिन 12 से 13 घंटे काम करना होता था लेबरर्स को आज़ादी के पहले, और उसको उन्होंने घटा करके 8 घंटे किया। यह उनका योगदान था। यही नहीं, जो ग्रेच्युटी आज मिल रही है वह उनका ही योगदान था। छुट्टी के साथ वेतन, अगर छुट्टी भी कर्मचारी को है तो उन्हें उनके साथ वेतन मिलना चाहिए। और जो है कैंटीन इंडस्ट्री, उद्योगों में जो औद्योगिक परिसर है वहाँ पे जो कैंटीन होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिलना चाहिए। और वेतन से लेकर के पेंशन से लेकर के उन्होंने बहुत अधिक काम किया श्रमिकों के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। यानी श्रम सुधार पे एक बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि श्रमिक आंदोलन के आंदोलनकर्ता के रूप में भी बाबा साहब काफ़ी चर्चित रहे थे, और श्रमिकों पे काफ़ी बड़ा काम उन्होंने किया कि जिस तरह से काम के घंटे थे उन्हें कम किया गया और उनके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन अगर महिला शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा पे भी श्रीकांत जी काफ़ी जोर उन्होंने दिया था जी। तो अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरह से शिक्षा को लेकर कानून बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, और शिक्षा व्यवस्था कैसे उसके बाद से बदलती है, इसका जिक्र थोड़ा सा करें। हमारे संविधान में सारे लोगों के लिए समान शिक्षा का प्रावधान है जी। वहाँ कहीं किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रह गई महिलाओं की बात, तो शुरुआती दौर में लोग बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। ये एक सामाजिक कुंठा बना हुआ था। हर व्यक्ति बस केवल बच्ची का बड़ी हो गई उसको शादी कर देना ही अपनी दायित्व समझते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी लोगों को शिक्षा का प्रावधान ला करके एक क्रांति लाया। आज हर घर की महिलाएं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, छोटे छोटे जगह पे हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी बेटी बेटे के समान पढ़ाई करे और उसका नाम रोशन करे, देश का, समाज का। पढ़ाई लिखाई में उन्होंने हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आरक्षण दिया। दोनों तरह का आरक्षण है, उसमें आरक्षण में कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से है, कमजोर है, उसके लिए भी आरक्षण है। जो जाति आधारित आरक्षण है वो भी मिलेगा। लेकिन पढ़ना सबको है, इसकी व्यवस्था उन्होंने संविधान में कर दी, जिसका फलाफल आज सारे लोगों को, हमारे पूरे देशवासियों को मिल रहा है। जहाँ तक महिला शिक्षा का प्रश्न है, तो महिला तो आज बहुत शिक्षित है, हम लोग आज देख रहे हैं। चलिए, तो महिलाएं एक शिक्षित हुई हैं और महिला शिक्षा पे काफ़ी काम किया। डॉक्टर विद्यार्थी विकास ये जानते हैं कि अगर शिक्षा की बात हम कहते हैं तो जैसा अभी श्रीकांत जी ने बताया कि शिक्षा पे काफ़ी लंबा काम रहा, काफ़ी बड़ा काम रहा है अम्बेडकर जी का। तो शिक्षा की अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन आप लगातार करते रहे हैं, तो समाज कैसे, सामाजिक परिवर्तन कैसे आया शिक्षा के अधिकार को लेकर, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रयास किए उसको लेकर? डेफिनेटली जब देखते हैं अम्बेडकर ने अनुभव किया और उन्होंने उस दौर का जो समाज था, उस दौर का जो परिवेश था और आज का परिवेश, कितना बदलाव देखते हैं। उस समय उन्होंने एक मार्के की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो पहले शिक्षा उसी को मिलता था जो उपनयन संस्कार जिनको मिलता था, और उपनयन संस्कार जो है उसमें दलित और पिछड़े और शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं होता था, तो उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वह जो है गरजता है। तो शिक्षा को लेकर के उन्होंने बहुत
अधिक जोर दिया, खास करके जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे भारत में। और फिर उन्होंने शिक्षा को लेकर के रिजर्वेशन की बात की कि जो शैक्षिक संस्थान है, यूनिवर्सिटी हैं, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के लिए सरकारी बजट का इंतज़ाम होना चाहिए, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, या शिक्षा को लेकर के महिलाओं को लेकर के वो विशेष वो फोकस महिला शिक्षा के ऊपर, महिला शिक्षा के ऊपर, और कुल मिलाकर के ओवरऑल वो जो बैकवर्ड क्लासेस के शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सरकार का ये दायित्व तो बने कि भाई शिक्षा सबको हासिल हो, और शिक्षा का जो कार्य है, जो शिक्षा का पूरा जो भार है वो सरकार को उठाना चाहिए और सबको शिक्षा मिलना चाहिए। चलिए, तो शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया और बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षा जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, शिक्षा की रोशनी ज़रूरी है, शिक्षा से ही विकास कायम हो सकता है और सरकार का दायित्व है कि लोगों को शिक्षित करे। इसमें जो खर्च है, खर्च का जो प्रावधान है वो सरकार करे और इससे काफ़ी बदलाव भी आए। और आज अगर लोग शिक्षित हो रहे हैं, आज शिक्षा का जो अलग जग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए जो मार्ग थे उनका काफ़ी असर दिखता है। अगर हम बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी श्रीकांत जी की, भाई शिक्षा का एक बड़ा असर आया है जी, और अगर हम बात करें कि जो क्रांतिकारी बदलाव आपको दिखते हैं, शिक्षा से कई तरह के बदलाव आए हैं। और अगर संविधान की हम बात करें तो जिस तरह से आरक्षण का प्रावधान किया गया कई तरह से, तो जो राजनीतिक बदलाव उसमें आए हैं, तो राजनीति में किस तरह के बदलाव किए गए कि जो हाशिए पर रह रहे लोगों को भी मौका मिल सके? जी, अब राजनीतिक बदलाव बहुत आया। सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा का रहा। शिक्षक जब जितने भी वंचित लोग थे, जब वो शिक्षित हो गए तो उनको अपने राजनीतिक अधिकार के बारे में जानकारी मिली कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, मैं भी वोट कर सकता हूं, मैं भी अपने मनपसंद का नेता चुन सकता हूं, मैं खुद चुनाव लड़ सकता हूं। ये सारी जागृतियां शिक्षा से आई। और जब उसके साथ साथ समानता का अधिकार पे भी काफी जोर दिया तो जब वो शिक्षित हुए तो अपने आप को बराबर में खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ा उन्होंने, और उस लड़ाई में पूरी योगदान उनको जो रिजर्वेशन मिला वो उनको बहुत सहायक सिद्ध हुआ। और वो इतना सहायक सिद्ध हुआ कि आज हमारे राजनीतिक जीवन को ही देख लीजिए। राजनीतिक जीवन में जो सीटें आरक्षित है वहाँ से लोग जीत के आ रहे हैं और समाज में साथ बैठ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा में एक साथ बैठ रहे हैं। चलिए, तो काफी बदलाव, जो राजनीति में भी काफी बदलाव देखने को मिला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से। डॉक्टर विद्यार्थी, जैसा कि अभी समानता के अधिकार की बात हो रही थी, तो समानता के अधिकार को किस नजरिए से देखते हैं आप? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समानता के अधिकार का जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने काफी पहल की। जी, अम्बेडकर को अगर समझना हो तो आप अगर केवल प्रस्तावना को पढ़ लें, जो संविधान की प्रस्तावना है, उससे ही वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उस संविधान के प्रस्तावना में उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और समता का एक विचार दिया। और न्याय कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो और आर्थिक हो। मतलब सामाजिक भी न्याय मिलना चाहिए। हालांकि भारत में सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर तो काम हुआ, राजनीतिक न्याय मिला लोगों को, सामाजिक न्याय थोड़ा मिल भी रहा है, बट जो आर्थिक न्याय है उनका बिल्कुल रेडिकल आइडिया था। आर्थिक न्याय को लेकर के जो न्याय की बात हो रही है उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो भी संसाधन है उस सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जमीन किसी के पास नहीं होना चाहिए, जमीन सरकार की होना चाहिए। जो मूलभूत जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक न्याय मिला लोगों को, सामाजिक भी मिला। और उसके बाद जब स्वतंत्रता की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों को। यानी कि ये प्रस्तावना ही कह रहा है हमारा कि ये स्वतंत्रता इस तरह की होनी चाहिए। और समता कैसी होनी चाहिए, अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए। तो इक्वालिटी को लेकर का भाव आए जी, और इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो लोग हाशिए पे लोग हैं, पिछड़े हैं समाज के लोग, अगर उन्हें जो है आरक्षण दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो बराबरी कर पाएंगे जो आगे पहले से लोग हैं। चलिए, तो जो बराबरी कर पाएंगे लोग, और कई महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो आर्थिक समता की बात भी उन्होंने कही। जैसा कि अभी डॉक्टर विद्यार्थी विकास ने बताया कि आर्थिक समता की बात कही गई है कि आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर ना हो और पूरा जो व्यक्तित्व है देश का वो आगे बढ़ सके, वो मजबूत हो सके। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसकी काफ़ी मजबूत पहल की। डॉक्टर श्रीकांत जी, जैसा कि अभी चर्चा हुई कि भाई संविधान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहल की,
तो अभी जो संविधान में अगर आप देखते हैं कि संविधान में उनकी जो भूमिका रही बाबा साहब की, वो कितनी निर्णायक भूमिका रही? बहुत निर्णायक भूमिका रही। उन्होंने इतना निर्णायक भूमिका उस समय बना दिया, देश आज़ादी के समय वो अगले 100 साल का प्रारूप तैयार कर दिया कि हमारे देश में आगे किस किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी और उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा संवैधानिक तरीके से। और उन्होंने इसके लिए हर जगह सरकार कैसे चलेगी, सरकार में कितने लोग होंगे, न्यायपालिका का क्या स्थान होगा, कार्यपालिका का क्या स्थान होगा, जो जितने सारे वंचित लोग हैं वो लोग मुख्यधारा में कैसे आएंगे, ये सारे प्रारूप तैयार करके उन्होंने संविधान के रूप में एक बहुत बड़ा चीज़ हमारे देश को दिया। और उस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है और देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। हर वो बच्चे जो आज भी वंचित हैं, जो आरक्षण का लाभ उन्होंने दिया, उसका 50% तो नहीं बोलेंगे लेकिन उससे कम के करीब करीब लोग पहुंच चुके हैं। अभी भी अगले 50-100 साल में वो जो अंबेडकर ने सपना देखा था वो उसको पूरा कर लेंगे, और जब पूरा कर लेंगे तो संविधान का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। चलिए, तो जो संविधान का उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह के संविधान की परिकल्पना की, जिस तरह से संविधान में उन्होंने कई तरह के स्तंभों को मजबूत किया, उससे कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर विद्यार्थी, ये हम जानेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने उसकी अवधारणा को संविधान में भी उसको लाया, उसका एक प्रारूप दिया, जैसा कि आपने भी आगे बताया। तो डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता के विचार उनके थे और जो किस तरह से कानून, आज का जो कानून है वो प्रभावित होता है उनके विचारों से। उन्होंने जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष गांधी जी के कहने पे उन्हें बनाया गया था, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस के लोग ये मानते थे कि अंबेडकर उस समय बहुत ही विद्वान थे और उतना विद्वान व्यक्ति हमारे देश में उस समय था नहीं। उन्होंने संविधान में जो सेक्शन 1 अगर देखा जाए, अनुच्छेद 1, उसमें लिखा यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पे बहस चल रहा था कि वो क्या फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा जाए या क्या लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यूनियन अब बन चुका है और इसे जो है अब अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर हम नहीं करके इसे यूनियन ऑफ इंडिया कहेंगे। और सेंटर को उन्होंने मजबूत बनाया। संविधान में इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने रखा जिससे कि सेंटर को ज़्यादा मजबूती मिले। और किसी भी आपातकाल में आप देखते हैं कि सामान्य दिनों में फेडरल स्ट्रक्चर हमारा काम करता है, राज्य अपनी शक्तियों का काम करता है, लेकिन जब कोई आपातकाल आती है तो हमारा केंद्र बहुत मजबूत होता है। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे उन्होंने काफ़ी जो है वहाँ पे काम किया। इस तरह हम देखते हैं कि राज्यों की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने जो है एक नज़र रखा कि नहीं, राज्य को भी उतने ही स्वतंत्र होने चाहिए जितना कि केंद्र को होना चाहिए। बट कुछ ऐसे उन्होंने इमरजेंसी का आर्टिकल आप देखते हैं। और स्वतंत्रता को लेकर के जब आप देखते हैं कि धार्मिक रूप से लोग हमारे स्वतंत्र होंगे, किसी भी पंथ को मान सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कि देश के किसी हिस्से में भी वह रह सकते हैं। और इसको लेकर के उन्होंने जो संविधान में जो प्रावधान किया वो बहुत ही जो है उसका आगे प्रभाव पड़ रहा है। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार थे, लेकिन अगर हम करें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किन से प्रभावित होते रहे, उनके विचारों पर किन की छाप रही? हाँ, अंबेडकर पर जो मूल रूप से प्रभाव था वो महात्मा बुद्ध का था। कबीर से वह बहुत प्रभावित थे। कबीर के उन्होंने वो अंश लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म में जो पोंगापंथी और पाखंडवाद है उससे वो दूर रहने, वो ये प्रभाव था। अगर बुद्ध का देखें तो बुद्ध का उन्होंने अहिंसा अपने आप में रखा था और इक्वालिटी, समता का विचार उन्होंने रखा था। और अप दीपो भव से ये जो है अप दीपो स्वयं को जो है हम लोगों को प्रकाशित करना चाहिए, दीपक बने, खुद से दीपक बनना चाहिए। और तीसरा ज्योतिबा फूले से उनकी जो खास करके महिलाओं की शिक्षा का सवाल जो था उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो अंबेडकर उसके बाद भी प्रभावित थे, जिसमें मार्क्स को कह सकते हैं, जॉन देवी उनके जो है टीचर रहे, वहाँ पे बड़े फिलोसफर थे। उनसे वो प्रैक्टिकल जो प्रैग्मेटिज्म है, खास करके वो उनका कहना था कि व्यवहारिक होना चाहिए, जो सिद्धांत होना चाहिए और लर्निंग बाय डूइंग
होना चाहिए। लोग कर कर के सीखे स्टूडेंट, इसलिए यूनिवर्सिटी वगैरह में बाद में देखा आपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दिया गया और लोगों को खास करके जॉन डेवी का सिद्धांत जो है इसको लेकर के था। मार्क्स से भी वो प्रभावित थे, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं मार्क्स को, लेकिन मार्क्स से वो प्रभावित थे। और वो कहते हैं कि मार्क्स ने जो एक डेवलपमेंट का और उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसके उलट बस उसमें वो ये जोड़ देते हैं कि उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ें मार्क्स ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, जो भारत में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो रुक गया है उसके पीछे जातिवाद है। अगर भारत में अगर जातिवाद नहीं होता, अगर ये 4 वर्ण का जो सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम है ना, 4 फोल्ड ये जो सिस्टम है, अगर ये नहीं होता तो भारत शायद बहुत आगे जाता। तो वो मार्क्स से इस तरह से भिन्न होते हैं। वो कहते हैं कि जो है भारत में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ये रिलेशन है, खास करके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो है जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज किस तरह से उनके विचारों को प्रखरता से लाने की ज़रूरत है, किन विचारों को सामने लाने की ज़रूरत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की? बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार लाने की ज़रूरत है वह है देश में जो आए दिन अखबारों में आप देखते हैं कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज उन पर काम करने की ज़रूरत है हमारे समाज को। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर, और अभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गई हैं पद्मश्री सुधा वर्गीस जी। सुधा वर्गीस जी समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सुधा जी, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे बाबा साहब के शुरुआती जीवन के बारे में, बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, आप लगातार हाशिए पर रह रहे लोगों के बीच काम करती रही हैं, जो समाज के वंचित वर्गों से आते हैं, उनको लगातार आगे बढ़ाने में काम करती रही हैं। बाबा साहब के विचार कितने सहायक हुए हैं इसमें? जो वंचित वर्ग के साथ हम काम करते हैं, बिहार में जो मुसहर जाति है वही मेरी जनता है, मेरा समाज है। और इस समाज से जुड़कर मैं शायद 40 साल काम कर रहे हैं और मैं इन लोगों के बीच में रहे हैं, मैं बहुत कुछ अनुभव किए हैं। सबसे पहले अस्पृश्यता, छुआछूत, मैं बहुत कुछ देखे हैं। छुआछूत के चलते हमारे लोगों को कितना दरकिनार करके उनको मानव नहीं समझते हैं, उनके साथ व्यवहार ऐसा बहुत अमानवीय व्यवहार होता है। मैं उन लोगों के साथ रहने से मुझको भी कभी कभी छुआछूत का शिकार बनाते थे। हम पानी मांगेंगे तो हमको पानी नहीं देते थे। और हम देखे हैं बच्चों को स्कूल में बहुत मुश्किल से समझा करके हम भेजते थे, और हम फिर जब जाएंगे मेरे बच्चे है कि नहीं स्कूल में, उनको सबसे पीछे ज़मीन पर बैठाएंगे। बेंच पे जगह है तब पर भी हमारे बच्चों को बेंच पर बैठने का मौका नहीं देते थे। वैसे यदि कोई बच्चा बेंच पर बैठना बैठते थे तो उसको पुश करते करते उसको नीचे गिरा देंगे। एक मेरा लड़का क्लास 8 में खिड़की पर बैठ के वो पढ़ते थे। चलिए, तो भेदभाव की जो बात थी वो लगातार चलती रही। इसमें बाबा साहब के जो विचार रहे हैं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, तो उनके जो विचार रहे हैं उससे कितना बदलाव आया है मैम समाज में? उनके विचार था कि सबके साथ समानता हो, सबके साथ शिक्षा हो और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो, मान सम्मान दो। तो उनके विचार पर चलने का कोशिश और उनके विचार को दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश, इस सब के चलते मैं अभी कहूँगी, मैं जो नौजवानों के बीच में काम करती हूँ, महिलाओं के साथ काम करती हूँ, थोड़ा कुछ बदलाव आए हैं। नौजवान लोग थोड़ा कुछ बोलना शुरू किया। जैसे कोई अत्याचार हुआ है तो मैं उन लोगों को सिखाए है कैसे एफआईआर लिखना है।
तो यानी अत्याचार के खिलाफ अब लोग मुखर हो रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए आवाज उठाते हैं। सुधा जी, अगर आज काफी पवित्र मौका है, आज जयंती है बाबा साहब की, तो इस मौके पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से युवाओं को? खासतौर पर युवाओं को मैं कहूँगी या कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना समाज का भविष्य है जी। और बाबा साहब के जो सिद्धांत है, पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। चलिए, तो पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब के मूलभूत विचारों में शामिल हैं और इन्हीं विचारों के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी हमारा देश महान हो सकेगा, तब हमारा देश और भी प्रगति की नई इबारत लिख सकेगा। आप तीनों हमारे चर्चा में शामिल हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तीनों ने दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।